दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको लिए जो ये कल पीसीएस एग्ज़ाम का केवल एक दिन रह गया है, तो इसके लिए मैं आप लिए नया बजट वाला सेशन लेके आया हूँ। और इस बजट वाले सेशन में पहले हम सबसे बेसिक चीज़ें समझेंगे। बेसिक चीज़ का मतलब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड में जो अब तक चीज़ें हैं, उत्तराखंड में 2023 और 24 का जो बजट आया था और उसका जो क्या है इकोनॉमी सर्वे, वो क्या है पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है। तो उसके नोट्स प्लस 2024-25 का जो बजट है उसका प्लस 2025-26 का जो बजट है, इन तीनों का कंपैरिजन करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको मैं बीच में क्लियर करता रहूँगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसमें। ठीक है ना। तो ठीक है, बजट शुरू करते हैं। और क्योंकि पीसीएस के हिसाब से और उत्तराखंड ग्रुप सी में जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इकोनॉमी है, हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ ना हो तो कम से कम बजट का जो ये आंकड़े मैंने लिखे हैं इनको आप नोट डाउन कर लेना। ये ऑफिशियली है, ऑथेंटिक है, सरकारी उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वहाँ से ये बनाया गया है। इसलिए आप लोग क्या है अब क्रॉस चेक करके 2-3 किताबों से बनाया गया है, तो इसलिए आप क्या इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब आप समझ लो क्वेश्चन फॉर्म में कि उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए बजट का आकार कितना रखा है। 1,01,175.33 करोड़ रुपए रखा है। ठीक है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि 2023-24 की तुलना में, क्वेश्चन क्या बनेगा 2023-24 की तुलना में 2023-24 में बजट कितना था हमारा 77,407 करोड़। ठीक है ना। तो 2024 फिर उसके अगले साल 2024-25 में बजट जो है 89,230 करोड़, यानी कि 89,230 करोड़ रुपए बजट था। यानी 77,407 से जब 89,230 करोड़ बजट हुआ तो ये जो ग्रोथ थी, ये ग्रोथ कितने परसेंट थी, तो आंसर आता है इसमें 15%, 15.27% ग्रोथ थी। यानी उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 की तुलना में 2024-25 के बजट में 15.27% की क्या है ग्रोथ करी थी। ठीक है ना। और वर्तमान 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने 13.38% की क्या है वृद्धि करी है। वो 13.38% कितना है 1,01,175 करोड़ रुपये। ठीक है ना। यानी बजट जो बढ़ा है हमारा, वो जो ग्रोथ है वो पिछले की तुलना में काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी नीचे है। तो ये भी एक प्रकार ठीक संकेत है, इतने खराब संकेत भी नहीं। संकेत आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपका वो हाँ इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, तो वहाँ पर अलग से देखेंगे क्या रहेगा। अगला है जो आपका 1,01,175.33 करोड़ रुपए बजट अभी दिखा ना यहाँ पर देखो 1,01,175.33 करोड़ बजट है। ठीक है ना। उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया है कि वो जो 1 लाख करोड़ है उसको क्या देखो 59,954 करोड़। ठीक है ना। दूसरा कितना है देखो 2025-26 लिखा है ना, तो 2025-26 का बजट कितना है 1,01,175 करोड़ .33 है। इसको दो भागों में बांटा गया है 59,954.65 करोड़ और दूसरा है 41,220.68 करोड़ रुपए। ठीक है ना। तो कहने मतलब है बजट जो होता है कि एस्टिमेट होता है इतना पैसा हम खर्च करेंगे, तो वो जो खर्चा होगा दो सेक्शन में होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा इसमें, एक क्या आएगा इसमें, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, दूसरा क्या आएगा इसमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार किसके क्षेत्र में खर्चा करेगी, जैसे कच्चा माल खरीदेगी, ठीक है, जो पहले से बना रहा है उसको रिपेयर करेगी, उनका रखरखाव करेगी, मेंटेनेंस में, बिजली के बिल जो सरकारी डिपार्टमेंट के बिजली के बिल देने होते हैं, सैलरी देनी होती है अपने एम्प्लॉय को, किराया देना होता है बहुत सारी जगहों को, तो ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इतना खर्चा करेगी सरकार 59,954.65 करोड़। मैं आपको पहले बता दूं कि इस तरह क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है इस लेवल का, लेकिन अगर आयोग क्या है अपना लेवल बढ़ाता है तो आपको क्या ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है उसको दो सेक्शन में बांटा गया है कि हम इतना खर्च करेंगे। अब 2024-25 में कितना था हमारा 2024-25 में देखो हमारा क्या है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 55,814 करोड़ रुपए था। इसको बढ़ा के इसमें 4,000 करोड़ और बढ़ा दिए और 59,954 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी इतना खर्चा किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि जो 2024-25 में 33,414 करोड़ रुपए था, ठीक है ना, उसको क्या 41 कर दिया। यानी इन्होंने क्या पैसा जो खर्चा है सरकार ने वो बढ़ा दिया है, और उसके बढ़ने से क्या हो जाएगा चीज़ें भी
बढ़ेगी। कहने मतलब सीधे सीधे कि आपकी सैलरी अभी 0 है, अगले साल आपके है नौकरी लग जाएगी, आपको 90,000 रुपये सैलरी मिलेगी, क्योंकि अगर आप PCS ऑफिसर बनते हो तो 90,000 आपकी ग्रॉस सैलरी रहती है इनिशियली, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आज आपके पास अकाउंट में 2,000 भी 1,000 रुपये भी नहीं है, लेकिन जैसे आपके अगले साल 2026 में इन्हीं दिनों में आपके क्या है आप ज्वाइन करोगे तो आपके अकाउंट में क्या पहले महीने से 90,000 आएगी। तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा आप 90,000 के हिसाब से क्या करोगे, अपना खर्चा बढ़ाओगे। ठीक है ना। आपने पहले महीने की सैलरी आपने बोला कि मुझे 20,000 माँ को देने, 20,000 पिताजी को देने, ऐसे आपने बांट दिए। 20,000 पत्नी को देने, अगर पत्नी है, अगर आप उसकी शादी नहीं हुई तो आप अपनी बहनों के बीच में बांटो। आप क्या करोगे, एस्टिमेट बनाओगे इतना। ठीक है ना, ऐसा खर्चा करना शुरू करोगे। अगर आप और समझदार रहेंगे साल भर के हिसाब से करोगे। तो वही वाली चीज़ ये है कि सरकार पूरे साल भर में किस सेक्टर में कितना कितना खर्च करेगी ये आपको नोट डाउन करना होता है। ठीक है ना। एक चीज़ और समझा दूँ आपको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जबकि जैसा आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर जो खर्चा करते हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब जब आपने किसी चीज़ में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है ना, यानी जो आपने रॉ मटेरियल लिया, यानी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस चीज़ के लिए होता है कि आगे आने वाले समय के लिए आप यूज़ करोगे। जैसे अभी राष्ट्रपति तपोवन वाला बना है, जो उद्यान बना है, अभी द्रौपदी मुर्मू आई थी इसमें, ठीक है, उन्हीं के राष्ट्रपति उद्यान, ऐसे तपोवन उद्यान का नाम है। तो वो क्या है अब लोगों के लिए खोल दिया गया। वो लगभग जहाँ तक मुझे याद है 1300 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ उसमें। तो ये 1300 करोड़ रुपए क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो जो 1300 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, उस 1300 करोड़ रुपए के बाद क्या अब पब्लिक वहाँ घूमने जाएगी, क्योंकि वो राजपुर रोड में है, उसके पास में है। तो पब्लिक जब घूमने जाएगी वहाँ पर तो टिकट लेगी, अंदर कैफ़े होंगे, उन कैफ़े से क्या कुछ खाएगी, खरीदेगी, कई सारी चीज़ें होंगी, वहाँ थोड़ा चीज़ें हल्की सी महंगी होंगी। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, आने वाले सालों में क्या है जो उसने खर्चा कर दिया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो राजस्व में उसने खर्चा किया, वहाँ के बाद जो उसमें अर्निंग होगी वो उसका क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी अब उसने जो उद्यान बनाया, राष्ट्रपति उद्यान बनाया है, उसको मेंटेन करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, पूंजीगत व्यय आ जाएगा। ये मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या है टाइम चाहिए होता है, लेकिन यूट्यूब वीडियो के चक्कर में आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, अगला चलते हैं इसमें। ठीक है ना। अब इसमें जो आएगा अगला आएगा कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्ति का मतलब क्या होगा कि उसने ये कहा है कि 1,01,175.33 करोड़ का हमारा बजट है। उसने कहा ये बजट है, मतलब हमने बोला हम मार्केट जाएंगे इतना खर्च करेंगे। आप 1,00,000 में समझ 1,000 समझो, ठीक है ना। तो हमारा जो बजट हमेशा क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। 1,01,175 करोड़ का बजट है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कुल प्राप्ति मतलब क्या है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला दिया जाए तो उसके बाद भी बावजूद हम क्या करेंगे, 1,01,035 करोड़ रुपये हम क्या करेंगे, जनरेट कर पाएंगे। यानी 1,01,175 करोड़ खर्च करने के बावजूद हम क्या करेंगे, 1,01,035 करोड़ तक हम लोग अपने पास क्या प्राप्त कर लेंगे। मतलब जितना हम खर्च करेंगे, क्योंकि दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू, दोनों एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, दोनों खर्चे की नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों खर्चे देखो 41,000 वो है, 59 वो है, तो अगर आप 59 और 41 को जोड़ोगे तो आपको लगभग क्या है, पूरा 1,01,175 करोड़ का हिसाब मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसके बावजूद हम क्या करेंगे, मतलब 1,01,175 करोड़ में से 1,01,035 करोड़ रुपये तो हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, हम इतना क्या है जनरेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को आपको याद रखना है कि 1,01,175.33 करोड़ रुपए हमारा बजट है, लेकिन सरकार कहती है कि हम कुल प्राप्त किससे करेंगे। देखो प्राप्तियाँ किससे होंगी, रेवेन्यू और कैपिटल से होगा, ठीक है ना। वो प्राप्तियाँ कितनी होंगी हमारी, 1,135.75 करोड़। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, आता है। अगला इसमें जो आता है, इसमें देखो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाया गया है कि जो हम टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है ना, इतना बड़ा सा इसको रखना भी कहाँ पर है, देखो परेशान करता है। तो ये कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, देखो वही 1,01,175.33 करोड़ करेंगे, ठीक है ना। अब 2000 कुल व्यय 2024-25 में जो बजट एस्टिमेट था वो कितना था, 89,000 बजट। देखो इसमें आपको ध्यान रखना बजट एस्टिमेट, ठीक है ना। इसमें देखो दूसरा शब्द क्या आता है, रिवाइज एस्टिमेट आता है। यानी कि आपने 89,230 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, लेकिन आपने रिवाइज करके क्या किया उसको, तो आपने क्या कर दिया उसे 87,922.14 करोड़ रुपए कर दिया,
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो रिवेन्यू डेफिसिट, यानी आपने जो रिवेन्यू, जैसे मैंने कहा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना खर्च करने की बात हुई उसके बावजूद भी हमें नुकसान हुआ। तो 2024-25 में जो रिवेन्यू डेफिसिट था वो कितना था, 4,737 करोड़ रुपए का था। ठीक है ना। फिर हमने एक रिवाइज एस्टिमेट बनाया। पहले हमने क्या बोला कि हम 89,000 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है ना, 89,000 पीछे ऊपर देखना आप स्क्रॉल करके, या आप जो भी आप वीडियो पीछे करके देखना, उसमें हमने लिखा था कि 89,000 करोड़ का बजट था। जो मैंने आपको बताया था ना कि 2023-24 का बजट 15% बढ़ाया गया था 89,000 करोड़ का। अब उसने कहा हम इतना खर्च करेंगे, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट क्या, उसमें हमें क्या 4,000 करोड़ रुपये और खर्च करना पड़ा। इसलिए हमने रिवाइज एस्टिमेट बनाया था उस समय कि हम 87,000 इतना हम खर्च करेंगे इसको, मतलब हमने रिवाइज किया कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। उसके बावजूद हमें क्या 2,852 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, यानी 3.25% रहा ये। अब इसी के अंदर क्या है, अब इस वाले सेक्शन तो अभी तक उसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना, पूछेगा तो आपसे कर सकते हो कि 2024-25 का है। लेकिन जो राजकोषीय घाटा वाला फिस्कल डेफिसिट ये आपसे पूछता है। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये क्या है अनुमानित होता है कि हम क्या है, राजकोषीय घाटा मतलब क्या होता है, जो रिवेन्यू डेफिसिट है, यानी हम जो हमने खर्चा करना है उसके बावजूद हम क्या है माइनस में हम जा सकते हैं। कितना, 9,416 करोड़ हम रिवेन्यू डेफिसिट झेल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कितना, 9,526 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा मतलब क्या कि राजकोष को कितने का घाटा हुआ। तो उन्होंने, सरकार ने सोचा था 2024-25 में कि हमें कितना रहेगा, 9,416 करोड़ का हम घाटा सह सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, 9,526 करोड़ का घाटा हुआ। ठीक है ना। तो यानी जो ये डेफिसिट था राजकोषीय घाटा वो क्या है, बढ़ के रहा। अब यहाँ पर देखो आप 1,01,175 करोड़ जो है 2025-26 का बजट है। तो उसने कहा इसमें रिवेन्यू डेफिसिट हम कितना रखेंगे, 2,585, क्योंकि यहाँ पर देखो रिवाइज एस्टिमेट में हमने 2,552 करोड़ का था, यहाँ हमने कितना रखा है कि मतलब हम इतना इसमें रखेंगे। और जो फिस्कल डेफिसिट है हमने क्या कर दिया, 12,604 करोड़ रुपये कर दिया मतलब हमने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दिया है। तो आपको क्या है ये चीज़ समझनी है कि जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से जब अधिक हो जाती है, यानी खर्चा अधिक हो जाता है और इनकम जब कम हो जाती है, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब ये 2024-25 का मैं बताया आपको कि राजकोषीय घाटा सरकार ने जो एस्टिमेट किया था कि हम 89,000 में से 89,000 करोड़ में से 9,416 करोड़ का घाटा हम सह सकते हैं, लेकिन घाटा कितना हो गया, 9,526 करोड़ का। तो सरकार को फिर एक अनुभव हुआ, ये एक अकल आई, उसने कहा कि इस बार का जो हम फिस्कल डेफिसिट रखेंगे वो सीधा उसने 12,604 करोड़ रुपये कर दिया। ठीक है ना, 12,604 नहीं, क्योंकि नुकसान कितने का हुआ था, 9,526 करोड़ का नुकसान हुआ। उसने कहा जब पिछले साल में इतना नुकसान हुआ तो अब अगले बार हम क्या एस्टिमेट बढ़ा के चलते हैं। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम कितना रखेंगे, 12,604 करोड़ का। इसका मतलब 2025-26 के बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 12.46% बढ़ा है। ठीक है ना, जबकि इससे पहले 10.83% था। अब कितना हो गया, 12.46। पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया कि उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट रखने की बात की है। तो क्योंकि 1 लाख का 12%, सीधा सीधा 12.46, क्योंकि 1,01,175 पूरा है ना, तो इसलिए 12.46% आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुल व्यय का टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 1,01,175 करोड़ है, उसमें से हम 12,000 करोड़ का 12,000 करोड़ का हम क्या नुकसान सहने के लिए तैयार बैठे हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार का जो कुल खर्च होता है, पिताजी ने जो कुल खर्च किया उसमें से जो इनकम की बात की, इनकम करेंगे तो वो क्या आ गया, मतलब जो खर्चा है वो अधिक हो गया, इनकम क्या कम हो गई। ठीक है, इसमें वो सब चीज़ें शामिल होती है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो। आपको ध्यान किस वाले में देना है, आपको ध्यान देना है इस वाले में, ठीक है ना, कि कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट डिसाइड किया सरकार ने 2025-26 के बजट में, 12.46। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है 2025-26 के बजट में, ठीक है ना। फैक्ट क्या है, समान नागरिक संहिता के एग्जीक्यूशन, देखो समान नागरिक संहिता आजकल न्यूज़ में है, इसलिए आपको क्या मैं भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के बजट में कितना करोड़ खर्च है, कितने बात 30 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की। न्याय संहिता है तो 20 करोड़ रुपये खर्च। नमो बजट में कितने खंड शामिल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 खंड शामिल है। ये 2025-26 का बजट है। जो नमो है, नमो करके बनाया है, आपको पता सरकारें जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें वो सब नरेंद्र मोदी के नाम से खा रही है, तो उन्होंने क्या किया है, नमो ही नाम रख दिया उसका, 4 खंड रखे उसमें। फिर सबसे पहले क्या आ गया, नवाचार आ गया। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन।
तो नवाचार में क्या क्या आता है, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ठीक है, ड्रोन सेल होगी, फायर हाइड्रेट मशीन होगा, इसमें स्मार्ट मीटर, प्लास्टिक। आपको इसमें ध्यान रखना है नवाचार के अंदर क्या क्या शामिल है, बस इसलिए आपको क्या आंसर है। पहले तो क्वेश्चन ये है कि बजट 2025-26 में नमो में कितने खंड शामिल हैं, तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो नमो मतलब एन मतलब क्या हो जाएगा, नवाचार यानी इनोवेशन हो जाएगा। इनोवेशन में क्या, जितनी भी टेक्नोलॉजी, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, आपको पता ना अभी सरकारी शिक्षकों ने बायोमेट्रिक को विरोध किया था, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारियों ने, कुछ कई जगह एक्सेप्ट हुआ, कई जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो बायोमेट्रिक वो सब चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है ना। तो कहने मतलब आपको क्या है, एक सेकंड, तो कहने मतलब आपको क्या है, आपको क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नवाचार में क्या क्या चीज़ें आएंगी, अगला हम पढ़ेंगे इसमें आगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड। हमें आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट किस किस चीज़ में होना है, तो जो चीज़ें लोग करने जाते हैं उन सब चीज़ों में, जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, आयुष, ये सब, ठीक है ना अवसंरचना, संयोजकता, कनेक्टिविटी, ये सब आत्मनिर्भर के सेक्टर हैं, सरकार इन पे काम करने की बात कर रही है। अगला जो आएगा, मतलब पहले नमो में पहला क्या आ गया, NAMO है ना, तो A फॉर आत्मनिर्भर हो गया उत्तराखंड। तीसरा है महान विरासत, तो महान विरासत में क्या है, विरासत में हमारे पास क्या है, 4 धाम है, ठीक है ना, शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट। शारदा रिवर फ्रंट क्या है, काली की जो निचली धारा है नंदा देवी पर्वत के पूर्वी ढलान पर पिथौरागढ़ से 3,600 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना, शारदा रिवर फ्रंट। टनकपुर चंपावत से पूर्णगिरि धाम का विकास, ये शारदा रिवर फ्रंट है। देखो ये ये आपको लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको एडिशनल बता दिया है इसमें, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा ओजस्वी, तो नमो में एम जो आएगा इसमें क्या आएगा, NAMO ओजस्वी, ठीक है ना। एम फॉर महान विरासत हो गया, NAM महान विरासत हो गया, और लास्ट का जो ओ है तो उसमें क्या है, ओजस्वी संसाधन, मानव संसाधन यानी होलिस्टिक अप्रोच, जो समग्र दृष्टिकोण होता है, पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार, विपणन, ठीक है ना। स्टार्टअप, खिलाड़ी, कृषकों को प्रोत्साहन, अब कृषकों के बाद ऊपर भी आ गई थी आत्मनिर्भर बनने में, यहाँ भी आ गई, नॉलेज, कनेक्शन, डिजिटल क्षमता, ठीक है ना, स्कॉलरशिप, शैक्षिक प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ इसमें आ जाएंगी। तो आपको क्या ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नमो में क्या है, 4 चीज़ें शामिल हैं, नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत और ओजस्वी योजना। अब इसमें जो आत्मनिर्भर में जो ये 7 चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसको एक क्वेश्चन और बनेगा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आयुष, इन यानी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंदर जो ये 7 देखो नंबर लिखे ना मैंने 1 2 3 और 7, तो ये सब के सब क्या है, सप्तऋषि माना गया है इनको, ठीक है ना। तो नमो में जो 4 खंड है उसमें जो आत्मनिर्भर है, NAMO, N मतलब नमो, N मतलब नवाचार, इनोवेशन, और A मतलब आत्मनिर्भर, उसके अंदर जो 7 पॉइंट है उनको सप्तऋषि कहा गया है। वो सप्तऋषि क्या, समग्र, समृद्ध, सशक्त व विकसित उत्तराखंड के आधार है। ये सप्तऋषि को क्या माना गया है, उत्तराखंड के विकसित आधार माना। ये मतलब इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जो सोर्स ऑफ इनकम है, बस जहाँ जहाँ से पैसा हम कमा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने ये होम स्टे वगैरह शुरू कर दिया। कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्क वगैरह पूरा। पर्यटन तो आपको है ही। आयुष मतलब आयुष का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन है कि 2025-26 के बजट में आत्मनिर्भर उत्तराखंड में क्या शामिल नहीं, क्योंकि 7 चीज़ें, आपको 7 चीज़ें याद करनी आसान है, इसलिए वो क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बाकी आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है इसमें समझने वाला, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न संसाधनों से प्राप्त होने वाली आय में सर्वाधिक निधि का प्रवाह किस क्षेत्र से होता है। ये क्वेश्चन मैंने उससे बनाया है जहाँ पर ये लिखा जाता है बजट में कि कहाँ से सबसे अधिक पैसा आता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, देखा होगा ना आपने, गोल बनाया हुआ सिक्का, इसमें लिखा जाता है परसेंटेज के बारे में, तो उसी के हिसाब से क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से क्या है, देखो ये 2024-25 का, ये 2025-26 का है। इसमें 1 क्यों लिखा, 1 मैंने बीच में इसे लिखा 1 2 3 4, ये क्या है, टॉप मोस्ट है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान है, 2025-26 में, ठीक है ना, स्वयं व कर राजस्व से, स्वयं कर राजस्व क्या होता है, एक्साइज, सेल टैक्स, ट्रेड टैक्स, स्टैम्प, SGST, वैट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, और ये जो रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह होता है, तो ये क्या होता है, स्वयं और कर राजस्व से 29.38% में प्राप्त होता है। और जो 2024-25 में था वो क्या है, इतना था
दूसरा क्या है, अभी 2025-26 में लोक ऋण से कितना पैसा आता है 23.21%, जबकि पिछली बार क्या सबसे अधिक इसी से था, लोक ऋण से, पब्लिक डेप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी 2025-26 के बजट में 2025-26 के बजट में सबसे अधिक जो प्राप्त हुआ, ठीक है, 2025-26 सबसे अधिक प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त होगा, हमें कर एवं कर स्वयं का कर राजस्व, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ टैक्सेस है वहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होगा, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे लोक ऋण से होगा, तीसरे नंबर पे केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है 22.39, फिर केंद्र करों में राज्यों का अंश, यानी कई लोग सोचते हैं कि केंद्रीय करों में राज्यों के अंश से बहुत पैसा मिलता है, तो वो क्या है 19.46% और चौथे नंबर पे। तो मैं भी आपसे याद रख सको, सबसे ज़्यादा क्या है उत्तराखंड सरकार जो टैक्सेस लेती है उससे सबसे अधिक पैसा आता है, ठीक है। आय लिखा है ना, होने वाली आय से, तो सबसे अधिक कहाँ से पैसा आता है, स्वयं का कर राजस्व, यानी उत्तराखंड सरकार का जो कर राजस्व है यानी टैक्स रेवेन्यू है उससे जितना पैसा आता है। फिर पब्लिक डेप्ट से, यानी लोगों ने जो लोन ले रखा है, लोन चुकाते हैं उसके हिसाब से। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त से हमें कितना मिलता है, केंद्र सरकार तो हमें अनुदान यानी ग्रांट देती है किस चीज़, जैसे यहाँ पर आपदा आ गई पैसा दे दिया, उस समय क्या है 22.30% की क्या है आमदनी होती है, मतलब हम जो पैसा लेते हैं। और केंद्रीय करों में राज्य के अंश से हमें कितना मिलता है, केवल 19.46%। ये 2025-26 के बजट में मेंशन है। 2024-25 में क्या था, सबसे अधिक किससे था, लोक ऋण से था। तो आपको 2024-25 का ध्यान नहीं रखना, लेकिन एक कंपैरिजन के लिए मैंने क्या है ये पॉइंट लिखा था इसमें, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, पैसा कहाँ क्या है, जिन क्षेत्रों में जाता है, आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा हमने पीछे पढ़ लिया, अब जाता कहाँ है पर सबसे ज़्यादा जो जाता है, देखो इसमें मैंने 1 2 3 लिखा है, यानी एक तरफ क्या होगा 2024-25 होगा, एक तरफ 25-26, तो एरो बना रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या है ये ध्यान रखना है। तो सबसे अन्य वे में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जाता है किसमें, अदर खर्चे में, तो वो खर्चे क्या हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर जाता है वेतन भत्तों में जाता है, दूसरे नंबर किससे जाता है, वेतन भत्तों में 23.98%। अन्य व्यय हमारा सबसे अधिक है 2025-26 में 28.97, और उसके बाद वेतन भत्ते और मजदूर में जाता है। फिर तीसरे नंबर पे पेंशन पे है, चौथे नंबर पे लघु निर्माण है, और पाँचवें निवेश ऋण के बारे में, यानी कोई इन्वेस्टमेंट आपने खर्चा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इसलिए निवेश ऋण में हमारा पैसा जो जाता है इसमें। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना कि 25-26 में सरकार ने क्या लिखा कि हमारा जो खर्चा आएगा वो अन्य व्यय यहाँ से आएगा। 2024-25 में सबसे अधिक जो हमारा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पैसा गया था वो हमारा क्या है, ये देखो 22.63% है, ठीक है ना, यानी वेतन भत्ते और मजदूरी में गया था। उत्तराखंड सरकार के राजकोषीय घाटा, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय घाटा भी पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा GSDP यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट रखने की बात, उसका 3% से कम रखेंगे हम, 3% से ऊपर नहीं रखेंगे। और दूसरा जो लोक ऋण है, यानी आप लोगों को जो दोगे उसमें हम कितना राजकोषीय घाटा कितना, मतलब होता है ना, लोग जैसे आपने देखा ना उत्तराखंड में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्होंने लोगों को ऋण दिया है या लोगों से ऋण लिया है, उसमें लोगों ने पैसा वापस ही नहीं किया, तो बहुत नुकसान हुआ, NPS बढ़ गया था। तो उसकी सीमा क्या है, 32 लाख तक रखा उन्होंने, 32.5 लाख की सीमा के अंतर्गत रखा, इतना हम क्या मतलब सरकार झेलेगी इसमें। ये कैसा है, अब इसमें क्या है, FRBM एक्ट 2003 के तहत है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार राजकोषीय घाटा GSDP के परसेंट में 3% से कम रखने के लिए क्या करेगी, काम करेगी कि इससे कम रहे, और लोक ऋण में क्या है 32.5 की सीमा के अंतर्गत ही वो काम करेगा, इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या सरकार को नुकसान हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये निश्चित किया गया, ये कैसे लिखा गया, FRBM एक्ट 2003 के तहत, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है कि जो FRBM एक्ट 2003 है वो है क्या, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा, फिलहाल आप इन पॉइंट को देख सकते हो। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में ज्ञान, GYN ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा पक्का पेपर में आएगा, ज्ञान का फुल फॉर्म में A किसको डिनोट करता है, N किसको डिनोट करता है। अगला है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीछे हमने पढ़ा GSDP, 2023-24 में कितना था, 3,32,000 करोड़ था, 2024-25 में 3,78,000 करोड़ था, और 2025-26 में 4,29,000 करोड़ रखा गया है, ठीक है ना, इतना हुआ है इसमें, यह रखा गया है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय को लेके बहुत ज़्यादा क्या है चीज़ें क्वेश्चन में रहती हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय थी अनुमानित थी वो कितनी, 2,46,178 रुपये,
यानी उत्तराखंड में जो है लोग क्या हैं 2023-24 में जो एनुअल इनकम थी उनकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, 2,46,178। ये प्रति व्यक्ति आय बच्चे कई लोग सोचते हैं महीने का नहीं है, ये पूरे साल भर का है। ये भी वो आंकड़े होते हैं जो क्या है सरकार के पास होते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या आदमी सब्जी बेचने वाला महीने का 40,000 कमा रहा, अंडा बेचने वाला 30,000 रुपये कमा रहा, वो आता है बेचता चला जाता है। लेकिन जो अंडे की सेल होती है उसके हिसाब से क्या है वो एक एस्टिमेट लगाते हैं। तो मतलब जो सरकार पे क्या है कागज़ जमा होता है उसके आधार पर है कि उत्तराखंड में 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आई थी वो 2,46,178 रुपये 2,46,178 रुपये अनुमानित की गई थी। 2024-25 में 2,74,000 46 से 74,064 रुपये अनुमानित की गई थी, यानी 11.33% की वृद्धि अनुमानित की गई है, ठीक है ना। राज्य स्थापना के बाद अब यहाँ क्योंकि 2025-26 चल रहा है ना, इसका पर कैपिटा इनकम अभी नहीं बता सकते, ठीक है ना, इसलिए 2024-25 तक ही आएगा। 2024-25 में कितना है 2,74,064 रुपये। अब राज्य स्थापना के बाद जब उत्तराखंड बना था 2000 में, तो 2001-2002 में आर्थिक विकास दर कितनी थी उत्तराखंड की 2.9 थी। 2010 में जो हमारा इकोनॉमी ग्रोथ थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो क्या है 2010 में 9.5 आया। तो जब उत्तराखंड बना था उसमें आर्थिक विकास दर कितनी थी 2.9% थी। 2010-11 में 9.5%, 2020-21 में 10 साल के हिसाब से, ठीक है, 20-21 में 10-11 में 9.5 और 20-21 में 12 अच्छा 20-21 वाला टाइम जो है कोविड काल का है, इसलिए -12.10% आएगा। अब 2024-25 के लिए जो पिछले साल था, क्योंकि 2024-25 का बजट चल रहा है, 25-26 का भी शुरू हुआ है, तो उसके अनुसार 6.61% अनुमानित की गई थी। कितना किया गया था 6.61% अनुमानित की गई थी। 2023-24 में 7.83 अनुमानित थी। 2023-24 में यानी कोविड के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि हम 7.83 के अनुसार अनुमान मतलब क्या करेंगे, उत्तराखंड का क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वो तो हो नहीं पाया, और फिर उन्होंने क्या 2024-25 के लिए 6.61 अनुमानित कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्या क्वेश्चन बनेगा। अगला है उत्तराखंड सरकार का रुपया सबसे अधिक कहाँ जाता है, वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान में, ठीक है ना, 22.63%, और निवेश ऋण में जाता है। रुपया जो आता है उस क्या है लोक ऋण से आता है 31.30%। फिर राज्य का कर राजस्व जो होता है 25.21। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो वहाँ से आएंगे, जो मैंने पीछे आपको ये समझाया था 2025-26 का, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना कि आता कहाँ से जाता कहाँ है। सबसे ज़्यादा पेंशन में हमारा कितना जाता है 12, पेंशन में हम क्या है 12 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है पेंशन खत्म कर दी गई, इसलिए पेंशन में केवल 12% हो गया। तो ये मतलब देखो ये कॉमन है, सरकार का पैसा किस में जाता था, इसमें जाता था, तो यहाँ 12% हो गया। अब वेतन भत्ते मजदूरी में 23% जा रहा, तो 2025-26 में ख़त्म हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये पिछली बार 2024-25 के पॉइंट है, ठीक है ना। 2024-25 के पॉइंट में देखो जो सरकार का पैसा जिन क्षेत्रों में जाता है वो सबसे अधिक क्या है, ये देखो वेतन भत्ते मजदूरी, इसलिए वहाँ पर आंसर क्या है वेतन भत्ते मजदूरी लिखा गया है। रुपया आता कहाँ से, लोक ऋण से। पीछे आप देख लेना सब लिखा है। 2024-25 का 25-26 के बजट में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक चल ही रहा है। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त ये क्या है, मैंने कहा था 19.7, 2024-25 में 105.48% अधिक, ठीक है ना, बढ़ा दिया गया। 2011-12 के आधार वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए जीडीपी के अग्रिम अनुमान पर 2024-25 के लिए आगामी वर्षों में कितने % वार्षिक वृद्धि दर की तय की गई 14%, या 2025-26, 27-28 के लिए पूर्वानुमान आधारित है। यानी इन्होंने कहा कि हम 14% क्या करेंगे वार्षिक वृद्धि दर तय कर दी इन्होंने सरकार ने जीडीपी के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन बेस ईयर क्या है 2011-12, जीडीपी के अग्रिम अनुमान पर 2024-25 के लिए आगामी वर्षों के लिए कितने % वार्षिक वृद्धि दर तय की गई है, तो ये 14% की गई है। मतलब उन्होंने कहा ना आगे इससे नीचे जाएंगे नहीं, आगे रहेंगे, बिल्कुल ठोक बजा के। होगा क्या वो तो भविष्य गर्भ में, लेकिन फिर भी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया लोक प्रशासन में कितना खर्च किया जाता, तो 7.70%, ये 2000 के अनुसार है। तो पिछली बार का क्वेश्चन है, इसलिए आप उस हिसाब से देखें। जेंडर बजट में क्योंकि महिलाओं के बारे में है, तो इसमें क्या है पहली बार प्रस्तुत किया गया था 2007-8 में। देखो उत्तराखंड में जेंडर पहली बार कब लाया गया था, उत्तराखंड में जेंडर बजट पहली बार 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। क्या होता है जेंडर बजट, वीमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के लिए होता है। तो 2023-24 में 13,920 करोड़ रुपये था, 2024-25 में 14,538 करोड़ कर दिया गया है जेंडर बजट को, ठीक है ना। यानी वीमेन के लिए 14,000 करोड़ रुपये बढ़ाते हैं लगभग 2023-24 में 13,920 करोड़ रुपये था, और 2024-25 में 14,538 करोड़ रुपये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं घोषणाएं, ठीक है ना। घोषणाएं क्या है, पीस
टू प्रॉस्पेरिटी यानी शांति से समृद्धि। 8-9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, जो 8-9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था देहरादून में, ठीक है ना, उसका थीम क्या था? पीस टू प्रॉस्पेरिटी, शांति से समृद्धि की ओर टैगलाइन थी। बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है ना, बेस्ट टूरिज्म विलेज किसे चुना गया है? सरमौली गांव, मुंशियारी पिथौरागढ़, ठीक है ना, उसको क्या गोल्ड कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है सरमौली गांव, मुंशियारी पिथौरागढ़ को। पीएम आवास योजना में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। एक जिला एक उत्पाद में लाल धान कहाँ का है? उत्तर का। लाल धान लाल चावल, उत्तरकाशी को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड के उत्तरकाशी का जो लाल चावल है उसको क्या है? सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। 2023-24 के प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो 7.57% है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर का होता है, सेकेंडरी क्षेत्र किसका होता है? इंडस्ट्री का होता है, और जो टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र होता है वो होता है सेवा का। तो उत्तराखंड का जो प्राथमिक क्षेत्र में 7.57%, ये पिछली बार 2024-25 के हिसाब से नहीं है। किसके हिसाब से है? 2024-25 के हिसाब से। उसका जो इकोनॉमी सर्वे है उसके 2023-24 के इकोनॉमी सर्वे के बाद ये आंकड़े सामने आए। प्राइमरी सेक्टर में 7.7% है, सेकेंडरी सेक्टर में 17.10% है, तृतीय क्षेत्र में 12.28% है। कई लोगों को ये आंकड़े क्या मिलेंगे? देखो 2023-24 के प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी थी। अगला हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.84% है, और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है 43.17% है। सबसे अधिक सेकेंडरी क्षेत्र का है, इंडस्ट्री का 46.84%। और जो ये ग्रोथ है, ठीक है ना, ग्रोथ है वो 1.6%, 9.2%, 7.6%। 1.6% ग्रोथ हमने प्राथमिक क्षेत्र में देखी है, सेकंड में हमने 9.2 देखी है। तो दोनों कंडीशन में क्या है? ये द्वितीय क्षेत्र प्रमुख है। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, दोबारा पूछेगा उसमें। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर में जो नंबर 1 है वो यूएस नगर है, सेकेंडरी क्षेत्र यानी इंडस्ट्री में जो नंबर 1 है वो हरिद्वार है, और तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र में देहरादून नंबर 1 में, ठीक है ना। तो यानी ये सब प्रथम स्थान पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा में बताया जाए आपको 23-24 की है, 24-25 की आर्थिक समीक्षा अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। 25-26 की तो अगले साल 26-27 तक आएगी, यानी 2026 का जो पीसीएस आएगा उसमें 2024-25 के क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो आपको काम का होगा। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2000 के अनुसार 2022-23 में अंतिम अनुमान कितनी वृद्धि रखी गई थी? 7.63% की वृद्धि आगे गई थी। 2023-24 में 7.58, इसको 7.58 2023-24 में विकास दर 7.58 जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और जहाँ तक मैंने देखा है कई किताबों में 7.83 लिखा गया, यानी उल्टा किया गया इसमें। तो 7.58 ज़्यादा बेहतर आंसर है क्योंकि वेबसाइट में तो वही लिखा है। 2023-24 में मूल्य समृद्धि अनुपात, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है इसमें, ठीक है ना। ऐसा इसमें ये देख लो कि मूल्य समृद्धि वृद्धि के संवर्धन वृद्धि क्या होती है, यानी उत्पाद सेवा में अतिरिक्त मूल्य जोड़ना जिससे उसकी उपयोगिता गुणवत्ता बढ़े, अर्थात ग्राहक के लिए उत्पाद अधिक उपयोगी बने, जैसे कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, ठीक है ना। तो ये लोक प्रशासन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो मैंने 2023-24 में मूल्य समृद्धि में वृद्धि अनुमान विनिर्माण क्षेत्र का कितना है? 13% है, तो लोक प्रशासन का 6.75% था। तो ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसका था? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 13.86% था। अच्छा, इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नई निर्यात नीति यानी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी कब जारी की गई थी? 15 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी, ठीक है ना। आप ध्यान से सुन लेना क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। राज्य की नई निर्यात नीति यानी जो आपका जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो 15 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। यूके की निर्यात स्थिति क्या थी? 2021-22 में 14,414 करोड़ का निर्यात है, 2022-23 में 14,311 का, इतना नहीं पूछेगा, डाउन हुआ मतलब 2022-23 में, ठीक है। वर्तमान में 12 इको टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। PMSBY के तहत 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2023 को ग्राहकों को कवर किया जाएगा। ये भी आपके मतलब का नहीं है,
पेयजल आपूर्ति का निर्धारण, ये सब किसके आंकड़े हैं? 2024-25 के आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 25-26 को इतना ब्रीफली नहीं बताया गया अभी। लिफ्ट स्कीम सिंचाई प्रणाली देहरादून, चमोली और पौड़ी में चलाई जाएगी, ठीक है ना। लिफ्ट स्कीम सिंचाई प्रणाली देहरादून, चमोली और पौड़ी में चलाएगी। PLFS के अनुसार राज्य में 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4% थी और 2022-23 में जो बेरोजगारी दर थी वो 4.9% रह गई है। 2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है, ठीक है। उनमें से 68,569 बन गई हैं। अमृत सरोवर के अंतर्गत 75 सरोवर प्रति जनपद का लक्ष्य है, यानी एक जनपद में अगर 75 सरोवर, एक जनपद से जो 75 सरोवर है उनको क्या है? अमृत सरोवर बनाया जाएगा। देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो योजना को नियो मेट्रो नाम दिया गया। नियो मेट्रो कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। तो ISBT गांधी से गांधी पार्क तक और FRI से रायपुर तक चलेगा ये, ठीक है ना। तो इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 22.50 किलोमीटर होगी। हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट 6 ईयर के लिए वर्ल्ड बैंक ने 70 मिलियन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट 17.5 मिलियन खर्च करेगी, टोटल 87 मिलियन। तो हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट के 6 ईयर में किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक का 70 मिलियन पैसा देगी। स्कीम फॉर एडोलसेंट के तहत, एडोलसेंस क्या होता है? जो किशोर अवस्था होता है, किसके तहत? हरिद्वार US नगर में किशोरियों को गेहूँ और फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? कृत्रिम रूप से आवश्यक तत्व जो जोड़े जाते हैं, जैसे जिंक हो गया, फॉल्सिक एसिड हो गया, विटामिन A, विटामिन 2। तो स्कीम फॉर एडोलसेंस के तहत हरिद्वार US नगर, ठीक है, जो हमारे ये तराई क्षेत्र हैं US में, किशोरियों जो लड़कियां उनको गेहूं और फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है, कृत्रिम रूप से आवश्यक तत्व जोड़े गए इसमें। नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अंतर्गत, ठीक है, 2015-16 में पॉवर्टी 17.67% थी, 2019 से 21 में 9.67% थी। इस बीच सर्वाधिक अल्मोड़ा से, ठीक है, यानी सबसे अधिक जो हमारे यहाँ पर जो गरीबी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो इंडेक्स है सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा से 16.18%, फिर उत्तरकाशी से 14.7%, फिर चंपावत से 12.82% क्या हुए हैं? कम हुई है, यानी गरीबी कम हुई है। सबसे ज़्यादा गरीबी कम कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में। ये तो अल्मोड़ा वाले जाने भाई गरीबी कम हुई है नहीं हुई है। उत्तरकाशी में भी गरीबी कम हुई है, 14.74%, चंपावत में भी कम हुई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये बनेगा, नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के तहत उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक पॉवर्टी कम हुई है? तो आंसर आता है अल्मोड़ा से। अगला है CERT UK साइबर हमलों से निपटने के लिए बनाया गया है। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 है। आजकल कल परसों 2 दिन बहुत न्यूज़ में थे, CM साहब ने खुद ही लोगों को कॉल किया, पूछा दिक्कत तो नहीं है। तो CM हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1905 है। पेपर में आ सकता है क्योंकि 2027 में चुनाव, इसे पता होना चाहिए। 6th वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में हुआ था। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग UK सेतु। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB का नाम है, ठीक है। सेतु का पूरा नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर, जैसे होता है ना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो नीति आयोग, ऐसा सेतु है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग UK, ठीक है ना। तो जस्ट नीति आयोग का जो पूरा नाम है, ऐसे सेतु आयोग का पूरा नाम पता होना चाहिए। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB पर्यटन सेक्टर प्रमुख ग्रोथ इंजन है। इसके लिए कैपिटल सब्सिडी कितनी है? 25 से 50%। टूरिज्म प्रोडक्ट में 100% सब्सिडी है। स्कंद पुराण में वर्णित पौराणिक स्थलों में से 48 मंदिर गुरुद्वारों को मानस खंड मंदिर माला से जोड़ा जाएगा। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमारा कैंची धाम को कि मानस मंदिर, कैंची धाम में भी क्या था हमारा? मानस मंदिर था। मानस मंदिर जो प्रोजेक्ट मानस मंदिर माला प्रोजेक्ट है उसमें कैंची धाम भी आता है। तो 48 मंदिर और गुरुद्वारे उसमें शामिल हैं। स्थानीय उत्पादों को प्रोसेसिंग पैकेजिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड नाम दिया गया। तो इसमें देखो ना प्रोसेसिंग है, इसमें क्या ध्यान देना, ज़्यादातर बच्चे के हिमाद्री वाला करके आते हैं, ठीक है ना, हिमाद्री दिमाग में घुसा हुआ है, ठीक है। वो ब्रांडिंग का नाम है, लेकिन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में क्या है? तो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सामाजिक सुरक्षा के कवच के रूप में वृद्धावस्था पेंशन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। 18-40 वर्ष में पूछा जाएगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें क्या 18-40 वर्ष को उसमें रजिस्टर्ड किया जाता है, मतलब 18 वर्ष मिनिमम होने चाहिए, 40 वर्ष के ऊपर आपको ले जाएगा। 9 अगस्त 2019 से प्रभावी था किसान मानधन योजना।
विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण कौन करता है? जो हमारा क्या इकोनॉमी सर्वे निकालता है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय करता है। राज्य का कर विभाग वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इसमें अच्छा, इसमें ये राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी के बाहर रखा गई वस्तु तो कौन सी है? राज्य कर विभाग द्वारा, स्टेट का जो टैक्स विभाग है उसने जीएसटी के बाहर किसे रखा है? तो पेट्रोल को जीएसटी के बाहर रखा गया, डीजल को रखा गया है, एटीएफ को रखा है, नेचुरल गैस को रखा गया, शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया, ठीक है ना। पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस, इनको क्या डीजल है जीएसटी से बाहर रखा गया है। मूल्य सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग मापते हैं। मूल्य सूचकांक क्या नापते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2017-18 के आधार वर्ष माना, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेके क्वेश्चन पेपर में आता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2017-18 को आधार वर्ष माना, ठीक है। 74 बाजार, 34 ग्रामीण और 40 नगरीय रहेंगे इसमें। 74 में 34 ग्रामीण होंगे इसमें। नगरीय बाजार हेतु 190 और ग्रामीण बाजार 142 वस्तुओं का भाव संग्रह किया गया। तो क्योंकि पेपर में कई बार आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितनी वस्तुएं शामिल है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। उसी आधार पर उत्तराखंड ने क्या 2017-18 के आधार वर्ष मानकर टोटल 74 बाजारों को रखा गया है, जिसमें नगरीय बाजार के 190 वस्तुएँ, नगरीय बाजार की 190 वस्तुएँ और ग्रामीण बाजार की 192 वस्तुओं को शामिल किया गया। 42 नहीं 92 आ गया, ठीक है ना। और क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार 2021-22 में बोए गए क्षेत्रफल में 29% गेहूं प्रदेश की मुख्य फसल है। भारत सरकार 2023 विपणन हेतु एमएसपी सर्वाधिक मसूर दाल का है। भारत सरकार द्वारा 2023 के में विपणन हेतु यानी जो बाजार में गए एमएसपी सर्वाधिक किसका था? उत्तराखंड में मसूर दाल का था, 6,425 रुपये पर क्विंटल, ठीक है ना। अगला देखो, इसमें एक क्वेश्चन था, मतलब ये मैं नहीं लिखना चाहता लेकिन दिखा रहा हूँ फिर भी आपको कि देखो ये नोट्स बनाए थे मैंने पीसीएस के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? सबका विकास। ये अभी लोअर पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है ना। आप देखिए तो पीछे लाल लाल हो रखा है, ये क्या नोट्स हैं सारे के सारे, तो वहीं से आपको ये फ़ोटो खींच के क्या है पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो आपको क्या ये सब चीज़ें इसमें देखनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, बाकी इससे आगे अगले वीडियो में देखते हैं। और जल्दी हम क्या मिलेंगे, जो पेपर का सॉल्यूशन उसको लेके मिलेंगे, कट ऑफ के साथ मिलेंगे। इससे आगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत और सबको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, जो आएगा वही करना, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि पेपर 150 मार्क्स का है और आप अगर आपने आराम से क्या है 95 प्लस कर दिए जीएस में तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। और क्योंकि आपको पता है सी सेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो सी सेट में आपको क्या है, सी सेट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो सी सेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको 33% क्वेश्चन करने हैं। तो यानी आपको कुल मिला के 34 क्वेश्चन बिल्कुल सही से करने हैं और इंटू 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको हिसाब से नंबर आएंगे। तो सीधा सीधा आप समझ लो, आपको जो नंबर लाने ऐसे लाने, लेकिन आप लोग क्या करना, कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन करके आना, तो उससे क्या है डाउट नहीं रहेगा और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।